जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी वालिदा ब्रेन हैमरेज होने के बाद वो 21 दिन हॉस्पिटल में रही और 7 तारीख के दिन अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक अपने माँ बाप जिंदा है, अपनी आंखों के सामने है, तो उनकी कदर करो। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके बीच जिनके माँ बाप आज मौजूद है। काका जी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जीत के सहरे में बहुत बड़ा फूल जो है वो मेरे दलित समाज का, एससी समाज के मेरे भाइयों का है, जिन्होंने शिद्दत से मेहनत की थी और कांधे से कांधा लगाकर हमारे लिए काम किया था। वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर जो वोट मिले थे, मैं जिंदगी भर इस बात को कभी भूल नहीं सकता हूं कि मेरी इस जीत के अंदर आप लोगों ने, आपके समाज ने जो काम किया था। एक बार फिर से मैं अशफाक साहब और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खरं तर मी तुमची माफी मागतो, कारण खूप कमी वेळ आपण देणार होता, तरी माझ्या विनंतीला मान देऊन आपण आलात आणि आपण आपलं मार्गदर्शन करावं ही विनंती करतो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मेरे भाई अशफाक कुरैशी साहब, उनकी वालिदा, हमारे अशफाक कुरैशी की हमारी बहन जो इस इलाके की कॉरपोरेटर है, यहाँ पर मौजूद तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, बहुत सारे नाम यहाँ पर है जिनको मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी देर से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। दरअसल पिछले 1 महीने के बाद मैं किसी कार्यक्रम के अंदर आया हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी वालिदा ब्रेन हैमरेज होने के बाद वो 21 दिन हॉस्पिटल में रही और 7 तारीख के दिन अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पिछला 1 महीना कैसा गुजरा है ये मैं ही जानता हूँ, इसीलिए कुछ कहने से पहले मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक अपने माँ बाप जिंदा है, अपनी आंखों के सामने है, तो उनकी कदर करो। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके बीच जिनके माँ बाप आज मौजूद है। मुझे जब अशफाक भाई ने ये कहा कि यहाँ पर एक सत्कार का कार्यक्रम वो रखना चाहते हैं, यकीन मानिए मैं ज़ाती तौर के ऊपर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि मैं किसी इलाके के अंदर जाऊं और जो काम करना मेरा फ़र्ज़ है, उस काम को करने के बाद मैं कोई इस्तक़बाल कबूल करूं, क्योंकि ये काम करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है और शायद इसीलिए आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है कि आपको ये काम करना है। मैंने अशफाक भाई से बहुत इसरार किया कि मैं कोई इस्तक़बाल के लिए नहीं आना चाहूँगा। हाँ, यकीनन जब काम किसी इलाके का होता है तो मैं उस इलाके में जाकर देखता हूँ कि काम किस तरह का हुआ है, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने इतने सारे फूलों से मेरा इस्तक़बाल किया। ये बात भी सही है कि पिछले 2 साल से केंद्र सरकार ने जितने भी
सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूरे 2 साल के लिए उनकी निधि बंद कर दी। डेवलपमेंट फंड तो दिया जाता था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया। 1 रुपया भी पिछले 2 साल से हमको दिया नहीं गया। मैंने मोदी साहब से सवाल किया कि अगर पैसा नहीं तो क्या करना, तो बोले मैं जैसा जबान चलाता हूं तुम भी सिर्फ जबान चलाओ। अशफाक भाई ने 1900 से 2000 से उनका राजनीतिक सफर के बारे में उन्होंने बताया कि 2000 में खड़े रहे, हार गए, 2005 आया वो हार गए, 2010 आया तो ऐसा हुआ, 2015 आया तो कैसा हुआ। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैं 2014 में आया, आमदार बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में आया तो खासदार बन गया। और ये औरंगाबाद के उन तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरी माओं और बहनों की, और ख़ास तौर से मैं काका जी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जीत के सेहरे में बहुत बड़ा फूल जो है वो मेरे दलित समाज का, एससी समाज के मेरे भाइयों का है, जिन्होंने शिद्दत से मेहनत की थी और कांधे से कांधा लगाकर हमारे लिए काम किया था। वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर जो वोट मिले थे, मैं जिंदगी भर इस बात को कभी भूल नहीं सकता हूं कि मेरी इस जीत के अंदर आप लोगों ने, आपके समाज ने जो काम किया था। ये एक अलग बात है कि आगे जो सफर हमारा जारी रहना चाहिए था वो किसी न किसी वजह से टूट गया। हम आज भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस देश के अंदर 2 ही ऐसे समाज हैं कि जिनको राजनीति के अंदर महज एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारा और आपका काम सिर्फ इतना है कि हम वोट देते रहे और सत्ता में वो जाकर बैठे। अब तो हालत ये हो गई, जैसा अशफाक भाई ने वो बताया, कि घर उनका यहाँ पर है लेकिन रास्ते भी उसके हम ही बना रहे हैं। आज इस जिले के जो कामों के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो एक वो काम है जो हकीकी तौर के ऊपर हम सबको मिलकर करने हैं। हमारी मांगे क्या है? अगर मैं समता नगर के नागरिकों से, यहाँ के आवाम से पूछूं कि आपको चाहिए क्या, तो किसी को भी कोई ताजमहल नहीं चाहिए। हमारी माएँ और हमारी बहनें कहेंगी कि हमको पानी दिला दो, हमें अच्छा सड़क दे दो, हमारे ड्रेनेज की मसला जो है उसको हल कर दो। और यही काम पिछले 70 सालों से जो होने चाहिए थे, या मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 30 सालों से महानगर पालिका की जो जिम्मेदारी है कि अगर लोग टैक्स भरते हैं तो उस टैक्स के बदले में उन्हें अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, उनके ड्रेनेज का मसला हल होना चाहिए, उन्हें स्ट्रीट लाइट्स मिलनी चाहिए, अच्छी सड़क उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन ये इसलिए नहीं दिया गया कि कहीं ना कहीं हम पिछले 30 सालों से एक ऐसी राजनीति खेल रहे हैं कि जहां पर जब भी चुनाव आया तो कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई दलित हो गया, और हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा और हम इलेक्शन लड़कर लोगों को इसी तरह से हम बेवकूफ बनाकर अपनी अपनी दुकानें चलाते रहे। अब आज जब मैं ये कहता हूं उन्हें कि हमें औरंगाबाद के जालना रोड के ऊपर एक पूरा फ्लाईओवर चाहिए जो प्रिंटरवेल से शुरू हो और एयरपोर्ट के बाहर निकले, तो ये भाजपा वाले कहते हैं कि नहीं, हम आपको 10 साल के बाद एक मेट्रो देंगे। हम आज उनसे ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद के लोगों को, औरंगाबाद की हमारी माएं और बहनों की ये मांग है कि हमको पानी मिलना चाहिए, हमारे नलों में पानी आना चाहिए, रोज पानी आना चाहिए। तो ये भाजपा वालों ने अभी 8 दिन पहले एक कार्यक्रम लिया और कहा कि नहीं, पानी नहीं, हम आपको नीचे से गैस देने वाले हैं। पूरे जमीन के नीचे से गैस खोद के आपके घरों तक गैस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं अशफाक भाई आपकी वालदा से ये कहना चाहूंगा, ये जो गैस दे रहे हैं, खाला इनकी गैस तो अगले 2-4 महीनों के अंदर मैं कैसी खत्म करता हूं इंशाल्लाह, देखिएगा।
क्योंकि आवाम अब ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जब तुम चुनकर आते हो, कोई खासदार, कोई आमदार चुनकर आता है, कोई मंत्री बनता है, तो उसकी कोई जात, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता है। इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के हो, वो सभी लोग मेरे हैं और सबके लिए काम करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं पिछले 2.5 सालों से यही करता आया। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात तो यकीन के साथ कहकर जाता हूं कि आगे कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन जिस तरह आज लोग डॉक्टर रफीक जकरिया को याद करते हैं, इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील का नाम भी आप लोग याद करते हैं। इसीलिए जब मैं फैसले करता हूं तो ये देखता नहीं हूं कि कौन इससे नाराज हो रहा है, कौन इससे खफा हो रहा है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जो यहां के मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को बताना चाहता हूं कि मेरे अपने जिले के अंदर 2016 में पूरे मुल्क भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए कि 2022 तक हर बेघर को घर दिया जाएगा, हर बेघर के सर के ऊपर एक छत दी जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 2016 में 80,000 मेरे गरीब भाइयों बहनों ने, माताओं ने फॉर्म भरे, एप्लीकेशन दिए, क्योंकि उन्हें यह सपना दिखाया गया था कि 2022 तक तुम्हें घर दिए जाएंगे। उसकी स्क्रूटनी हुई, फॉर्म्स को चेक किया गया, तब 80,000 में से 52,000 लोग ऐसे थे, 52,000 लोग जो क्वालिफाई हुए, जो एलिजिबल हुए, जिनके फॉर्म्स सही पाए गए। 2016 से वो एक सपना देख रहे थे कि हमारे भी अपना एक घर होगा, हमारे भी सर के ऊपर एक छत होगी, क्योंकि वजीर आजम मोदी साहब ने पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, अखबारों में फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट दिए कि हम 22 मार्च तक हर बेघर को घर देंगे। मैं अभी लोकसभा में जाने से पहले इसका जायजा लिया, अधिकारियों को बुलाया और मैंने पूछा कि 2016 में 52,000 लोगों ने ये इंतजार कर रहे हैं कि उनका घर मिलेगा, कितने लोगों को घर दिए हैं अभी तक? 52,000 लोगों में से फरवरी 2022 तक महज 355 लोगों को घर दिए गए। 52,000 किधर? 52,000 लोग सपना देख रहे, 52,000 लोगों का हक है और उसमें महज 355 लोगों को घर दिए गए। मैं दिल्ली में गया, कमिटी में गया, मैं उस कमिटी का सदस्य हूं और वहां पर उस कमिटी के अंदर जाकर साफ कहा कि मोदी जी झूठ कह रहे हैं, गरीबों का सपना दिखा रहे हैं, वरना अगर ये झूठ है तो बताओ मेरे 52,000 गरीब लोग जिन्होंने एक सपना देखा था, उनको महज 355 को कैसा घर दिए गए हैं और बाकी लोगों को क्यों नहीं? महाराष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र के 11 वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली में बुलाया गया था, कमेटी के सामने खड़ा किया गया था और उन 11 अधिकारियों में से 6 आईएएस अधिकारी थे। उनसे वादा लिया मैंने कि 15 दिन के अंदर तुमने ये जमीन हमको पूरी अलॉट करना। जो काम पिछले 7 सालों से रुका पड़ा था, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से 15 दिन के अंदर वो जमीन भी हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 52,000 लोगों को मैं घर दिलाने का काम भी शुरू करने वाला हूं। कौन है वो 52,000 लोग? किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? क्या जाति है उनकी, क्या धर्म है, क्या मजहब है उनका? मुझे नहीं मालूम।
ये 52,000 लोग सिर्फ गरीब हैं, हर कोई गरीब है। और मुझे मालूम है कि 2024 के बाद इम्तियाज जलील खासदार रहेगा या नहीं रहेगा नहीं पता है, लेकिन जब तक वो गरीब उस घर के अंदर रहेगा वो इम्तियाज जलील को दुआ जरूर देता रहेगा कि मुझे इसकी वजह से वो घर मिला। और मैं जो काम कर रहा हूं इन दुआओं के लिए काम कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा, मैं आपसे भी, तमाम मेरी बुजुर्ग माओ बहनों से सिर्फ यही इल्तिजा करना चाहूंगा कि आप अपनी दुआओं में हमें शामिल करिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उसमें ये तरक्याती काम जो है, जैसा अशफाक भाई ने बताया कि बिल्कुल सही है कि 2 साल निधि नहीं मिलने के बावजूद भी कुछ ना कुछ करके कहीं लड़ना पड़ता है, कहीं झगड़ना पड़ता है। और अब वो कला आ गई है, जैसे अशफाक भाई में आ गई है, इतने कोर्ट केसेस कर लिए हैं कि मुझे बताया गया है कि अब वो MA भी हो गए हैं और अब LLB भी कर रहे हैं, आप वकील भी बन रहे हैं उसमें। मैं वकील नहीं हूँ, मैंने वकालत नहीं की है, लेकिन एक केस में हाई कोर्ट के अंदर खुद लड़ रहा हूँ। हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि आज सरकारी अस्पतालों की जो हालत है, वहाँ पर हमने बड़ी बड़ी इमारतें तो बना लिए हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर नर्स नहीं है, वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं वो PIL हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया हूँ और अदालत के अंदर खुद वो केस लड़ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि 4 दिन पहले जब अदालत के सामने मैं खड़ा रहा और अदालत को ये बताया कि ठीक है डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन कम से कम क्लास 3 और क्लास 4 की जो ज़रूरत होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है। अदालत ने बहुत संजीदगी से उस बात को सुनी और ये आदेश दिया, सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज 4,445 लोगों के भर्ती के एडवर्टाइजमेंट आज सरकार ने निकाली है, 4,400। और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस बात का जिक्र है कि औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की PIL नंबर सो एंड सो इम्तियाज जलील वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि जितने भी पोस्ट अब आप महाराष्ट्र के अंदर निकलेंगे, सभी को ये मालूम रहेगा, चाहे वो क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, जितने भी लोगों का रिक्रूटमेंट होगा वो जब तक सर्विस में रहेंगे, इम्तियाज जलील सांसद हो या ना हो, खासदार हो या ना हो, लेकिन वो रिटायरमेंट तक ये याद रखेगा कि ये नौकरी अगर किसी की वजह से मिली थी मुझे, तो उस PIL की वजह से मिली थी जिसे इम्तियाज जलील ने अदालत में फाइल किया। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, सियासत अपनी जगह के ऊपर, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर के ऊपर चुनावी मैदान में आएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सियासत में ऐसा वक्त नहीं लेके आना कि जब आपस के रिश्ते ख़राब हो जाए। उन रिश्तों को बरकरार रखना, और रिश्तों को बरकरार रख के सियासत के अंदर कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा उसमें। लेकिन जो मोहब्बत आप लोगों ने मेरे ऊपर 2014 में, 2019 के अंदर, और मैं इतना तो पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये वो इलाका है जो शायद ढूंढने पर भी इक्का दुक्का भी वोट ऐसा नहीं था जो मेरे खिलाफ गया था। सारे लोग, आप लोग मेरे साथ खड़े थे, इसीलिए आज मैं आपकी आवाज बनकर लोकसभा के अंदर जाकर खड़ा हुआ। और वहां पर भी खामोश बैठने के लिए नहीं गया हूं, अब वहां पर भी बहुत बोलता हूं। और लोग इस बात से परेशान हैं कि पहले वो शेरवानी अकेले बोला करती थी, अब ये दूसरा भी औरंगाबाद से आया है जो बहुत बोलता है, और बोलते भी है तो आंख में आंखें डालकर बोलते हैं, क्योंकि सच्चाई जब बोलना होता है तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से डरता नहीं सिवाय अपने रब से। तो एक बार फिर से मैं अशफाक साहब और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि पिछले बार जब मैं आया था इस इलाके के अंदर और आधे रोड का काम जब किया था, तो आधे वाले जो लोग थे वो बहुत नाराज़ थे मुझसे कि आधा क्यों कर रहे हैं, आधा जो बचा हुआ वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आधा तो ऐसा कर दिए है कि आप लोग भी फ़ख्र से कहना कि हमारे इलाके के अंदर मंत्री जी तो रहते हैं, लेकिन उसका रास्ता जो बनाया है वो खासदार जी ने बनाया है। आपकी फ़ख्र के साथ ये कहना, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।